वेलकम गाइस। आज का हमारा लेक्चर बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। पढ़ेंगे तो हम फिजिक्स ही, लेकिन इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत कुछ अनोखी घटनाओं की, जो डेफिनेटली हर एक के जीवन में एक खुशी की लहर जरूर लाती हैं। हम पढ़ने वाले हैं टिमटिमाते तारों के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं सूरज की लालिमा के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं आकाश के नीले रंग के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं सतरंगी इंद्रधनुष के बारे में। तो आइए जानते हैं इन खूबसूरत चीज़ों के बारे में। हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। ये लेक्चर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग ह्यूमन आई कवर कर चुके हैं। इस टॉपिक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म, देन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। सो लेट अस सी कि प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। पहली बात, प्रिज्म क्या चीज है? प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल एलिमेंट है जिसकी सरफेसेस फ्लैट और पॉलिश्ड होती हैं। इसमें 3 साइड्स रेक्टेंगुलर और 2 साइड्स ट्रायंगुलर होती हैं। जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया है कि 2 ट्रायंगुलर साइड्स एक दूसरे के अपोजिट फिट हैं और उन्हीं के जो साइड्स हैं उनके साथ साथ रेक्टेंगुलर साइड्स फिट की हुई हैं। दोनों ट्रायंगुलर साइड्स एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेंथ ऑफ द प्रिज्म हमने यहाँ पर शो किया हुआ है थ्रू द डायग्राम। एंड फेस साइज ऑल्सो, लेंथ इज द टोटल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस एंड द फेस साइज इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस। सो यहाँ पर ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी ई एफ एक ट्राइंगल है, ए सी डी एफ एक रेक्टेंगल है, सिमिलरली बी ई डी ए एक रेक्टेंगल है, और इसी के साथ जो बी ई सी एफ एक तीसरा रेक्टेंगल है। यहाँ पर मैंने एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री दिखाया। ये एंगल कुछ भी हो सकता है। कुछ प्रिज्म्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एक साइड 90 डिग्री होती है। ये जो मैंने दिखाया है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला प्रिज्म है। इसकी ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस भी हो सकती है, आइसोस्केलिन ट्रायंगल्स भी हो सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिज्म्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पसेस। तो जैसा कि हमने कहा कि ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बने हुए हैं तो लाइट कैन इजीली पास थ्रू इट। आइए देखते हैं कि इसमें से जब लाइट पास होती है तो वो क्या एक डिफरेंट फिनोमिना हमें या क्या प्रोसेस हमें देती है। अगर आपको याद हो, हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जब टॉपिक किया था तो हमने उसमें एक ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें अगर एक लेजर के थ्रू ग्लास स्लैब में से लाइट पास की जाए तो लाइट बेंड होती है। जब एयर से ग्लास में लाइट एंटर होती है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब वो लाइट दूसरी साइड स्लैब से एग्जिट होती है तो वो अगेन अपना पाथ चेंज करती है, इस बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस तरह से अगर हम इंसिडेंट रे का वो पाथ बनाते हैं जिस पर उसने एक्चुअली आना था, जो कि मैंने यहाँ पे ब्लैक डॉटेड लाइन से दिखाया है, तो ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल नजर आती हैं। इसको हम लोग लेटरल शिफ्ट कहते हैं। अब हमने वहां पर पढ़ा था कि ये रिफ्रैक्शन होती क्यों है, ये एंगल चेंज क्यों होता है। तो इसका क्या कारण हमने पढ़ा था जी? हमने इसका कारण पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है जब वो एयर से ग्लास में एंटर होती है, इसलिए इसका एंगल चेंज हो जाता है। जिस पाथ पे वो ट्रैवल कर रही होती है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो सेम फिनोमिना हमें प्रिज्म के केस में भी देखने को मिलता है। आइए देखें उसमें और इसमें कितनी सिमिलरिटी और कितना फर्क है। यहाँ मैंने एक डायग्राम दिखाया जिसमें एक प्रिज्म ए बी सी प्रिज्म है, जिसकी ट्रायंगुलर साइड मेरी तरफ है और रेक्टेंगुलर साइड अभी हमें इसमें नजर नहीं आ रही है। इसमें से हमने इंसिडेंट रे इन द फॉर्म ऑफ से लेजर बीम पास की, और ये लेजर बीम ई पॉइंट से प्रिज्म में एंटर की। तो जैसे ही एयर से ग्लास में लाइट एंटर होगी तो ये थोड़ा सा अपना पाथ शिफ्ट कर लेगी, और अगेन जब ये लाइट एफ में से प्रिज्म से एग्जिट करेगी तो एमर्जेंट रे अगेन अपना पाथ चेंज कर लेगी, बिकॉज यहाँ पर लाइट ग्लास से एयर सिस्टम में जा रही है। दिस इज हाउ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन अ प्रिज्म। इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बेसिक डायग्राम की हेल्प से बेंडिंग ऑफ लाइट समझाने की कोशिश की है जब रिफ्रैक्शन इन अ प्रिज्म होता है। यहाँ पर मैंने आपको एक ग्लास प्रिज्म दिखाया। ग्लास प्रिज्म एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, हम लोग पी और क्यू पॉइंट पर 2 पिंस लगाते हैं और इन पिंस को दूसरी तरफ से देखने की कोशिश करते हैं, ए सी फेस की तरफ से। जब हम ए सी फेस की तरफ से इन दोनों पिंस को देखते हैं और हम पी क्यू की लाइन में आगे पिंस लगाने की कोशिश करते हैं,
तो हमारी पिंस जो हैं वो आर और एस पॉइंट पर आती हैं। इस एक्सपेरिमेंट को हम लेजर से भी कर सकते हैं। अगर हम पी क्यू में से एक लेजर बीम पास करेंगे तो वो लेजर की आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रोशनी हमें नजर आएगी निकलती हुई आर एस पाथ पर नजर आएगी। So PE is the incident ray. Incident ray at P gets refracted and goes through the path EF. यहाँ पर EF पाथ में जाएगी इंसिडेंट रे जब वो एंटर हो गई प्रिज्म में, और जब वो प्रिज्म से एग्जिट करेगी तो वो ब्लू लाइन यानी कि FS पाथ को फॉलो करेगी। अगर हम PQ को एक्सटेंड करें, एक्सट्रापोलेट करें और RS को एक्सट्रापोलेट करें तो ये दोनों हमें G पर कंबाइन होती हुई नजर आएंगी। जी पॉइंट पर एंगल बनेगा एच जी एंड एफ। इस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल कितना है? दिस इज द डेविएशन गिवन टू द इंसिडेंट रे बाय द प्रिज्म। सो प्रिज्म की वजह से इंसिडेंट रे टोटल कितने एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रही है उसको ये एंगल ऑफ डेविएशन डिफाइन करता है। जैसे कि यहाँ लाइन पी क्यू से जाते हुए एच की तरफ जानी थी, लेकिन वो ड्यू टू प्रिज्म रिफ्रैक्ट हो गई और उसका जो पाथ था वो डेविएट हो गया towards RS. So the angle of deviation is D. This is how the refraction takes place in a prism. So अभी तक जो हमने प्रिज्म का फिनोमेना पढ़ा दैट वाज रिफ्रैक्शन। प्रिज्म का एक और फिनोमेना है जिसको डिस्पर्शन कहते हैं। अभी तक हमने प्रिज्म के बारे में जब बात की तो हमने सिंगल वेवलेंथ लाइट की बात की, या हमने इमेज देखकर, पिंस की इमेज देखकर दूसरी तरफ लाइट का पाथ स्टडी करने की बात की। अगर हम प्रिज्म में से वो लाइट पास करें जिसमें बहुत सारी रेडिएशन इन्वॉल्व है, लाइक हमारी व्हाइट लाइट में 7 कलर्स इन्वॉल्व होते हैं, हम लोग सब जानते हैं, जिसको हम विबग्योर भी कहते हैं। तो जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करेंगे तो प्रिज्म में से पास होते हुए वो व्हाइट लाइट अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है और प्रिज्म के दूसरी तरफ हमें सारे 7 के 7 कलर जो हैं, ऑल द 7 कलर्स हमें नजर आते हैं। इस फिनोमिना को हम डिस्पर्शन थ्रू द प्रिज्म कहते हैं। ये फिनोमिना नेचर के बहुत सारे प्रोसेसेस में हमें देखने को मिलता है। आइए इसको थोड़ा और स्टडी करते हैं। यहाँ मैंने डिस्पर्शन को सिंपल डायग्राम की हेल्प से दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर मेरे पास प्रिज्म है ABCDEF। तो व्हाइट लाइट जब इस प्रिज्म में से पास करती है तो वो 7 कलर्स में चेंज होती है। 7 कलर्स हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। अगर हम देखें तो ये उल्टी डायरेक्शन में विबग्योर है। जब भी प्रिज्म में से लाइट पास करेंगे तो लाइट जब डिस्पर्स करेगी तो सीक्वेंस यही रहेगा, सबसे ऊपर रेड कलर नजर आएगा, सबसे नीचे वायलेट कलर नजर आएगा। वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, अराउंड 400 नैनोमीटर होती है, और जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ लाइट की इंक्रीज होती रहती है। इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड की वेवलेंथ करीब करीब 700 नैनोमीटर से रहती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ इनका जो अपीयर होने का फिनोमेना है कलर्स का थ्रू अ प्रिज्म, ये सेम सीक्वेंस रहता है बिकॉज ऑफ देयर वेवलेंथ। जैसे कि मेरी हमेशा कोशिश रहती है आपको वो डायग्राम देने की जो आप एक्चुअली एग्जाम कॉपी में बना सको। तो अगर आपने प्रिज्म की डिस्पर्शन दिखाने के लिए डायग्राम बनाना है तो आप वो डायग्राम इस तरह से बनाओगे। ये एक ब्यूटीफुल फिनोमेना है। डिस्पर्स्ड स्पेक्ट्रम का रिकम्बिनेशन भी पॉसिबल है। अगर हमने एक प्रिज्म लगा के व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिस्पर्स किया तो हम दूसरी तरफ एक रिवर्स प्रिज्म लगा के, उल्टा प्रिज्म लगा के उन 7 कलर्स को अगेन व्हाइट लाइट में चेंज कर सकते हैं। सो अगर आप प्रैक्टिकली ये लगा के देखेंगे और सामने एक शीट रखेंगे ब्लैक कलर की जिसको स्क्रीन कहेंगे हम लोग, तो उस पर आपको एक्चुअली एक व्हाइट स्पॉट नजर आएगा जो कि रिकम्बिनेशन ऑफ ये जो स्पेक्ट्रम था 7 कलर का उसकी वजह से बनेगा। सो एग्जाम में इस चीज के लिए अगर आपको डायग्राम बनानी है तो आप इस तरह से एक सिंपल डायग्राम बनाओगे जिसमें आप शो करोगे कि व्हाइट लाइट ब्रेक्स इनटू स्पेक्ट्रम, जिसको हमने R और V से शो कर दिया। हाईएस्ट जो कलर है उसको R और लोएस्ट वाले को हमने V लिखा, और ये कलर कंबाइन होने के बाद अगेन व्हाइट लाइट हमें सेकंड प्रिज्म के बाद शो कर रहा है। तो जो अभी तक हमने लाइट के फिनोमेना पढ़े, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन, ये हमें एक बहुत नेचर की बहुत ब्यूटीफुल चीज दिखाते हैं जिसको हम कहते हैं रेनबो। तो रेनबो कैसे बनती है? बारिश के बाद जब ड्रॉपलेट्स हवा में रहते हैं तो सनलाइट जब इन ड्रॉपलेट्स में से पास करती है, तो जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में से दिखाया, सनलाइट जब एक ड्रॉपलेट में ए पॉइंट से एंटर करती है तो वो थोड़ा बेंड हो जाती है। बेंड होने के साथ साथ उसकी डिस्पर्शन शुरू हो जाती है। तो अगर ये एंगल अराउंड 42 डिग्री है, जो कि बनेगा ही बनेगा बिकॉज देयर आर सो मेनी ड्रॉपलेट्स, तो सनलाइट के साथ ये एंगल बनना क्वाइट पॉसिबल है। तो बी पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। बी पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद अगेन इसकी रिफ्रैक्शन हो जाती है पॉइंट सी से। सो इस तरह से जब लाइट ए टू बी और बी टू सी ट्रेवल कर रही है तो साथ साथ में उसकी डिस्पर्शन भी हो रही है। तो हमें इस डिस्पर्शन की वजह से
रेनबो देखने को मिलती है, जिसको हम शायद अपने बचपन से एंजॉय करते आते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो इसमें जो फिनोमेना हम पढ़ेंगे दैट इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। आपको मालूम है कि जब हमें सुबह सूरज नजर आता है तो एक्चुअली अभी अर्थ ने उतना रोटेशन नहीं लिया होता कि हम डायरेक्टली सूरज को देख सकें, लेकिन फिर भी हमें सूरज नजर आने लगता है। इसको हम एडवांस सनराइज कहते हैं। और जब अर्थ अपना रोटेशन ले लेती है और शाम को जब सनसेट का टाइम हो जाता है तो भी हमें हॉरिजॉन से नीचे जाने के बाद भी सूरज हमें नजर आता रहता है। सो इसको हम फिनोमेना को कहते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सो इसको इस डायग्राम से समझाते हैं। लाइक जो सन है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पर है हॉरिजॉन से नीचे, लेकिन क्योंकि सन की रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में से पास करती हैं, तो जिस पाथ पर सन की रेडिएशन जा रही थी तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स में से यानी कि फर्स्ट लेयर ए में एंटर होते हुए रिफ्रैक्ट हो गई, बिकॉज डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर बढ़ गई, तो ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई। सिमिलरली जब नेक्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आई जहां पर डेंसिटी और बढ़ गई तो ये फिर नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई। तो इस तरह से शिफ्ट होते होते इसका कुछ ऐसा एंगल बन गया कि मेरे पास या ऑब्जर्वर के पास ये रेडिएशंस ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन पहुंचने लग गई। अब जैसा कि हमने रिफ्रैक्शन के चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारी आईज होती हैं वो इमेज को उस डायरेक्शन में इमेजिन करती हैं जिस डायरेक्शन से रेज आ रही होती हैं, या हम जैसे इस रिफ्रैक्टेड रे को जब हम ट्रेस बैक करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा वो एपरेंट पोजीशन ऑफ द सन आ जाएगा। सो इसलिए हमें जो सन है जबकि वो हॉरिजॉन से नीचे है, लेकिन वो हमें उसकी एपरेंट पोजीशन पर पहले से ही नजर आना शुरू हो जाता है। यही फिनोमिना हमें शाम को सन सेट के टाइम में नजर आता है। सन सेट होने के काफी देर बाद तक हमें सन जो है वो नजर आता रहता है। सो इसको कहते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। दिस फिनोमिना आल्सो अकर्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द वेरियस एटमॉस्फेरिक लेयर्स। और जब आपको एग्जाम में ये डायग्राम बनाना है तो आप ये सिंपल डायग्राम की हेल्प से एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो अब हमारे सामने जो नेक्स्ट फिनोमेना है दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। हमें स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, जबकि कोई भी ऐसा फिनोमेना नहीं है कि जो लाइट कभी कम हो जाए कभी ज्यादा हो जाए। एक कांस्टेंट लाइट है हर एक स्टार की, लेकिन हमें वो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है समझने की कोशिश करते हैं। सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को इस डायग्राम की हेल्प से समझाया। इसमें एक अर्थ दिखाई है, अर्थ पे एक ऑब्जर्वर ओ पॉइंट पर दिखाया, और डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो है वो रिप्रेजेंट किए थ्रू द सर्कल्स। यहाँ पर स्टार की दो पोजीशन बनाई, एक एक्चुअल पोजीशन एक एपरेंट पोजीशन। क्या होता है कि स्टार की लाइट क्योंकि एटमॉस्फेयर के थ्रू रिफ्रैक्ट होकर आ रही है तो हमें स्टार जो है डिफरेंट पोजीशन पर नजर आता है, उस पोजीशन पर नजर नहीं आता जिस पर वो एक्चुअली होता है। प्लस इसके अलावा क्या होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक लेयर्स में कुछ ना कुछ मूवमेंट हर टाइम चलती रहती है, इस मूवमेंट की वजह से ये रिफ्रैक्शन भी थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। सो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो हमें कभी फुल नजर आती कभी कम नजर आती है। इसकी वजह से हमें लगता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं जबकि वो ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं। सो दिस इज हाउ वी ऑब्जर्व द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। And what phenomena is responsible for it? It is the refraction. When the light enters from a rare medium to the denser layer A and to the still denser layer B and to the still denser layer C, तो ये रिफ्रैक्ट होती रहती है और इस रिफ्रैक्शन की वजह से हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स देख पाते हैं। सो मिराज इन द डेजर्ट एंड ऑन रोड्स। हमें अक्सर डेजर्ट में जहाँ गर्मी बहुत होती है पेड़ों की परछाई नजर आती है। ऐसा लगता है कि नीचे पानी है जिसमें पेड़ की रिफ्लेक्शन आ रही है। सिमिलरली बहुत बार जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं गर्मी के सीजन में तो हम क्या देखते हैं कि जो सामने वाली गाड़ी है वो पानी में आ रही है, ऐसा लगता है। सो ये दोनों फिनोमेना ड्यू टू रिफ्रैक्शन है। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट बिकॉज इनको समझाने के लिए भी सेम रिफ्रैक्शन का ही प्रिंसिपल यूज होना, तो मैंने ये समझाया है यहाँ पे। सो जैसे ट्री है तो ट्री की टॉप लेयर जो है यानी कि जो एयर की टॉप लेयर है जो ट्री के पास है वो सबसे ठंडी लेयर है, और जो जमीन पर के पास लेयर है वो सबसे गर्म लेयर है। उससे नेक्स्ट ठंडी है, इस तरह से ऊपर की तरफ ठंडी होती जाती है और टॉप तक जो है वो ठंडी लेयर है। सो जब टॉप से रेज निकलती हैं तो वो कूल एयर में है, कूल एयर से जब वो वार्म एयर में जाती हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है, तो रिफ्रैक्शन देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट जो लेयर जिसमें जो और भी ज्यादा गर्म है तो उसमें डेंसिटी और भी कम होगी, तो थोड़ी सी और एंगल की रिफ्रैक्शन हो जाती है। तो इस तरह से रिफ्रैक्शन होते हुए ये रिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो ऑब्जर्वर को नजर आती है।
सो जैसा कि हमारे ब्रेन की आदत है कि रेज जहां से आ रही होती है उसको एक्स्ट्रापोलेट करके इमेजिन करता है कि एक्चुअल में चीज वहां पर है, तो एपरेंट पोजीशन पर यानी कि जमीन के नीचे की तरफ उसको इमेज बनती हुई नजर आती है। ऐसा ही सड़क पर चलती हुई गाड़ी के केस में होता है। सो इस वजह से डेजर्ट में चलते हुए लोगों को कई बार दूर जो है वो पानी नजर आता है कि शायद पेड़ के नीचे पानी है, जबकि वो वहां होता नहीं। सिमिलरली हमें गाड़ियों के नीचे गर्मी में पानी नजर आता है जो गाड़ियां हमारे से दूर होती हैं, जबकि वो वहां नहीं होता। ये सारा फिनोमेना ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू वार्म एंड कोल्ड एयर होता है। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आइए पहले समझते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। Tyndall in 1869 observed that when a strong beam of light is focused on a colloidal solution, the path of beam becomes visible. टिंडल ने ये ऑब्जर्व किया कि जब एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट हम लोग पास करते हैं किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन में से, क्लियर सॉल्यूशन में नहीं, कोलॉइडल सॉल्यूशन में, तो जो बीम की पाथ नजर आती है उस सॉल्यूशन में से निकलती है, तो इसको टिंडल इफेक्ट कहा गया। टिंडल इफेक्ट को जब माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया तो क्या पाया गया कि जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन में कोई बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें ऐसा नजर आता है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो एक पिन पॉइंट ऑफ लाइट नजर आ रहे हैं, यानी कि उनमें से लाइट निकलती हुई नजर आती है। लेकिन ये होता किस लिए? बिकॉज जो बाहर से लाइट आ रही है वो इन कोलॉइडल पार्टिकल से स्कैटर आउट होगी, इसलिए ये पार्टिकल हमें ऐसे नजर आता है कि ये पिन पॉइंट्स ऑफ लाइट हैं। तो इसी इफेक्ट को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये टिंडल इफेक्ट हमें नेचर में भी कुछ फिनोमिना में देखने को मिलता है। जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट डायग्राम में दिखाया कि लाइट हाउस से जब तेज बीम लाइट की निकलती है तो क्योंकि एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और जो पार्टिकल्स रहते हैं तो उनकी वजह से वो लाइट का जो पूरा पाथ हमें नजर आता है जिस पाथ पर वो ट्रेवल कर रही होती है। इसी तरह हमें फॉरेस्ट में या जहाँ भी ज़्यादा घना पेड़ होगा वहां पे अलग से रोशनी निकलती हुई नजर आती है पेड़ों के बीच में से, जो कि टिंडल इफेक्ट की वजह से ही हमें वो पाथ नजर आता है। सो ये दो बड़े खूबसूरत फिनोमिना है नेचर के जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है जिसमें एक सोर्स ऑफ लाइट है और उसके बाद एक कन्वेक्स लेंस लगाया गया है। कन्वेक्स लेंस के बाद एक बीकर या जार रखा गया है ट्रांसपेरेंट जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया गया है, और उसके बाद एक होल या एक स्लिट रखी गई है एंड देन अनदर कन्वेक्स लेंस, और उसके बाद एक जो है स्क्रीन रखी गई है वाइट कलर की। सो ये देखने में आता है कि जो सोर्स ऑफ लाइट से रेज निकलती हैं लाइट की, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास करते हुए हमें उसकी पाथ नजर आती है क्योंकि वहां पर स्कैटरिंग हो जाती है। स्कैटरिंग के बाद जो बची हुई रोशनी है वो स्लिट या होल में से पास करेगी, और हम अगर कन्वेक्स लेंस की हेल्प से उसको कन्वर्ज करेंगे एक पॉइंट पर तो वो हमें एक रेडिश जो पैच दिखाएगी हमारी स्क्रीन के ऊपर। सो ये स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट, इजी एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके भी देख सकते हैं। तो कभी आपने वंडर किया है कि जो आसमान है, स्काई है, वो हमें हमेशा ब्लू का नजर आता है? इसका राज भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट में छुपा हुआ है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में छुपा हुआ है। सो सन से जो रेडिएशन चलती है दैट इज अ फुल विबग्योर, यानी कि 7 कलर्स की लाइट सन से चलती है। लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो एटमॉस्फेयर में कुछ पार्टिकल्स रहते हैं। इन पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है। तो किसी भी रे को या रेडिएशन को रोकने के लिए जो पार्टिकल का साइज है वो कम से कम उतना होना चाहिए जितनी उस रेडिएशन की वेवलेंथ है। सो जो ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये क्योंकि ब्लू कलर लाइट या वायलेट कलर लाइट या इंडिगो कलर लाइट, जिसको हम इकट्ठा करके ब्लू कलर कह सकते हैं, इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है। सो जो ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो इन रेज को रोक लेते हैं और इन रेज की स्कैटरिंग हो जाती है ड्यू टू दीज पार्टिकल्स। सो जब ये स्कैटर आउट हो गई ब्लू कलर तो हमें हर तरफ जो आसमान है वो ब्लू कलर का नजर आता है। सिर्फ जो रेज हमारे पास डायरेक्ट पहुंच गई बिना स्कैटरिंग के वो हमें व्हाइट लाइट नजर आती है। अदरवाइज जो ब्लू रेडिएशंस हैं वो मोस्टली स्कैटर आउट हो जाते हैं इन द एटमोसफियर, जिसकी वजह से हमें ये ब्लू कलर नजर आता है। जो लोग बड़े हाई प्लेसेस पर फ्लाई करते हैं उनको अक्सर स्काई जो है वो ब्लू नहीं नजर आता, उनको स्काई ब्लैक नजर आता है। सो दिस ऑल्सो हैपन्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। So the mostly light which is reaching us is the light with greater wavelength, that is red, orange, yellow, green, etc. And rest of the light, most of it gets scattered when it enters the atmosphere.
सो अगेन इसको रिवाइज कर लेते हैं। गैसेज एंड पार्टिकल्स इन द एटमोस्फेयर हैव स्मॉलर साइज देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। जो एटमोस्फेयर में गैसेज और पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज नॉर्मली विजिबल लाइट से कम होता है। सो दे स्कैटर शॉर्टर वेवलेंथ्स मोस्ट इफेक्टिवली। तो जो शॉर्टर वेवलेंथ्स है उनको ये स्कैटर कर पाते हैं। तो शॉर्टर वेवलेंथ्स किस तरफ आती हैं? जिस तरफ ब्लू कलर आता है उस तरफ शॉर्टर वेवलेंथ्स आती हैं। And scattering occurs at every point in a clear atmosphere. So no matter where you look on a cloudless day, the sky is blue. क्योंकि ये स्कैटरिंग सभी तरफ हो रही होती है, तो आप जिस तरफ भी देखते हैं, अगर क्लाउडी नहीं है डे, तो आपको जो स्काई है वो ब्लू कलर का ही नजर आता है। एंड स्काई लुक्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड। जो पैसेंजर बहुत हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं उनको, क्योंकि ये स्कैटरिंग का फिनोमेना नहीं दिखता है, तो उनको नॉर्मली जो स्काई है वो ब्लैक कलर का नजर आता है। तो एक और सोचने लायक बात, कभी आपने सोचा है कि जो सूरज है वो आपको सुबह के वक्त या शाम के वक्त रेड कलर का क्यों नजर आता है और बाकी समय येलोइश कलर का क्यों नजर आता है? दिस इज ऑल्सो ड्यू टू स्कैटरिंग। जब सूरज हमारे डायरेक्टली ऊपर होता है तो ब्लू लाइट की स्कैटरिंग तो चल ही रही है। सो जो बाकी की बची हुई लाइट है वो हमारी तक पहुंच जाती है, तो हमें सूरज जो है वो येलो कलर का नजर आता है। लेकिन जब सूरज हमारे से दूर हो जाता है, यानी कि अर्थ ने वो रोटेशन ले ली जहां से हमें सूरज डूबता हुआ नजर आने लग जाता है, तो इस लाइट को एक्स्ट्रा कुछ किलोमीटर, कुछ हजार किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि क्योंकि रेड लाइट जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो उसकी स्कैटरिंग करने वाले पार्टिकल्स बहुत कम मिलते हैं। जबकि बाकी की रेडिएशन थोड़ी कम है, उनकी वेवलेंथ थोड़ा कम है, तो उनकी स्कैटरिंग थोड़ी बीच में होती रहती है। सो इस तरह से क्योंकि सन की रेस को फ्यू थाउजेंड किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ गया, इसकी वजह से उसकी जो मोस्टली लाइट हमारे पास पहुंचेगी वो रेड कलर की पहुंचेगी और बाकी बहुत कम पहुंचेगी। तो हमें जो सन है वो रेडिश कलर का नजर आने लग जाएगा। जबकि दिन में, बिकॉज ब्लू लाइट के अलावा सारी लाइट्स हमारी तरफ पहुंचती हैं, स्कैटर नहीं होती हैं, तो हमें उस वक्त सन जो है वो येलोइश कलर का नजर आता है। So near sunrise and sunset, when the sun is at a low angle in the sky, just above the horizon, the sun's rays have to pass through many hundred kilometers of atmosphere before hitting the Earth's surface. Because sun's rays pass through much more atmosphere, the degree of scattering is much greater than when sun is higher in the sky at midday. So यहाँ पे हमें अगेन वही बात कहने की कोशिश की गई है कि क्योंकि सनराइज या सनसेट के टाइम जो रेज हैं उनको फ्यू हंड्रेड या फ्यू थाउजेंड किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ता है, तो जो शॉर्टर वेव्स हैं उनकी स्कैटरिंग होने की वजह से जो हमारे पास रेड कलर का जो रीजन है रेज का वो ज्यादा पहुंचता है, तो हमें वो सन रेड नजर आने लगता है। जबकि सन जब डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आ जाता है, हमारे ऊपर आ जाता है, तो क्योंकि उसकी ब्लू को छोड़ के, बिकॉज ब्लू तो स्कैटर हो रही है, तो बाकी की सारी रेडिएशन हमारी तरफ आ रही है, तो हमें सन उस टाइम जो है वो येलोइश कलर का नजर आता है। हम इस चैनल पर स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को भी एंकरेज कर रहे हैं। सो हम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो कोई अपनी कंट्रीब्यूशन डिस्प्ले करना चाहते हैं इस चैनल के थ्रू, वो कुछ साइंस या आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट के बारे में एजुकेशन मटेरियल कोई शेयर करना चाहते हैं, तो हम लोग बड़ी खुशी से उसको इस चैनल पर शेयर करेंगे। आप अपना नाम, स्कूल का नाम और कंट्रीब्यूशन के बारे में लिख कर हमें हमारी ईमेल एड्रेस पर इन्फॉर्म कीजिए, हम लोग आपको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। सो दैट्स ऑल about explaining the beautiful phenomena that we observe in our daily lives. So thank you so much. Please subscribe and share with your friends. And you can always ask your queries on email globalchalk303@gmail.com. Thank you.